हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो एक नए टॉपिक के साथ मैं आ चुकी हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। ये टॉपिक आपका पीजी एमए सेमेस्टर 1 में जो पेपर 1 में आप लोगों को पढ़ना है वो है। तो यहाँ मैं सिलेबस लगा रखी हूँ, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये हमारा सिलेबस है पेपर 1 सेमेस्टर 1 का। आपको पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे कि देख रहे हैं इकाई 1 में हमें पढ़ना है इतिहास, दर्शन और साहित्य इतिहास। फिर पढ़ना है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो ये सारे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा हुआ है, ये सारे हमें पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास, दर्शन और साहित्य इतिहास को देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो मेरे चैनल पर ऐसे ही आपको वीडियोस मिलेंगे, लाइन बाय लाइन सिलेबस कंप्लीट होता है। तो पहले आज फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम लोग इतिहास, दर्शन और साहित्य इतिहास। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा, इसीलिए एक ही टॉपिक को क्लियर करेंगे अच्छे से एक वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग प्यारे प्यारे जब कमेंट करते तब मुझे अच्छा लगता है, तब वीडियो और बनाने का मन करता है। तो हम लोग कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे अच्छा फील करा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, मीन हिंदी जो हमारा साहित्य है उसके इतिहास के बारे में इस पॉइंट पे हमें पढ़ना है, जैसे कि हमारा सिलेबस में है। तो थोड़ा बहुत आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये नहीं कि जैसे सिलेबस में पॉइंट लिखा है सेम टू सेम वैसा ही आपका क्वेश्चन है, नहीं। एक ही चीज़ को थोड़ा उल्टा सीधा करके पूछता है। तो इसका अर्थ यही होता है, जो आपका सिलेबस में है उसका अर्थ यही है कि हिंदी साहित्य का आपको इतिहास के बारे में लिखना है कि उसका साहित्य के इतिहास के समय क्या था उसका अतीत में, और उसका दर्शन करना है। मतलब इतिहास का दर्शन करने से बोलते हैं लोग भगवान का दर्शन करना है, तो उसी तरह जो हिंदी का जो साहित्य था पहले का, उसके बारे में हमें उसका दर्शन करना है, उसके बारे में हमें जानना है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पॉइंट है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। लिखा है इतिहास में अतीत की वास्तविक और यथार्थ घटनाओं और प्रवृत्ति का कालक्रमानुसार वर्णन, विवेचन और विश्लेषण होता है। तो इसका अर्थ वही हुआ कि इतिहास में अतीत की वास्तविक, जो इतिहास का जो अतीत है, जो भी हम लोग बात को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका क्या सच्चाई है वो, और यथार्थ घटना, और उसमें क्या क्या घटना हुई थी उस समय, जो हमारा अतीत है पीछे बीता हुआ, जिसके बारे में आज हम सुन रहे हैं, तो उसका जो सच्चाई है उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, और प्रवृत्ति का काला क्रमानुसार वर्णन, विवेचन और विश्लेषण होता है। इतिहास में क्या होता है कि अतीत में क्या सच्चाई था, क्या वो झूठ बात है या सच बात हमें जानने को मिल रहा है। जो भी हम लोग इतिहास के बारे में कुछ भी जान रहे हैं, पहले जो हम लोग नहीं देखे हैं, सिर्फ सुन के या पढ़ के ही उसके बारे में जान पा रहे हैं, तो वही बताया जा रहा है कि इतिहास में क्या होता है कि उसकी वास्तविकता, मतलब कि उसकी सच्चाई क्या है वो बताया जाता है, और यथार्थ घटनाओं, मतलब उसमें क्या क्या घटना हुई थी उस समय, वो सारी बातें, और प्रवृत्ति उसकी बनावट क्या थी, और काला कर्मानुसार उसका जो समय सीमा था वो कितना था, कितना ईस्वी में या कितना संवत में वो घटना घटी, या उस टाइम क्या समय था क्या नहीं था, सारा चीज़ हमें पूरा विस्तार रूप से बताया जाता है, उसी के बारे में वर्णन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। तो ये पैराग्राफ का अर्थ यही होता है कि इतिहास में अतीत की वास्तविक और यथार्थ घटनाओं प्रवृत्ति का कालक्रमानुसार वर्णन, विवेचन और विश्लेषण होता है। मतलब कि अपने भाषा में समझिए कि इतिहास वह है जिसमें जो भी बातें, बीती हुई बातें अतीत है, उसके बारे में, उसका सच्चाइयाँ, और उसमें क्या क्या घटना हुई थी, उसकी कैसी बनावट थी, उसका कौन सा समय सीमा था, कितना ईस्वी में कौन सा घटना घटी, या अगर उसकी मृत्यु हुई तो कितना ईस्वी में हुई। जैसे हम लोग इतिहास ही हिंदी में ही पढ़ते, जरूरी नहीं कि जो सिर्फ इतिहास लिया वही इतिहास पढ़ता, नहीं। हम लोग हिंदी का जो भी आज जाके हिंदी में कुछ उतना थोड़ी हो रहा, जो भी हो रहा था पहले हो रहा था, तो क्या कैसे कैसे बदलाव आया, क्या उसकी सच्चाई
सच्चाई है, ये सारी बातें हमें इतिहास के माध्यम से जानने को मिलता है। जब हम लोग कोई भी चीज़ का पहले बीता हुआ बात को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, बीता हुआ बात को जानना या समझना या उसके बारे में जानकारी लेना, वही हमारा इतिहास कहलाता है। तो जब तक हम किसी चीज़ का इतिहास नहीं जानेंगे, उसके सच को हम नहीं जान पाएंगे कि कब क्या हुआ था। जैसे कि अगर हम लोग इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारा जो हिंदी है वो राजभाषा कब बना। तो हमारा हिंदी बना था 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बना था। तो कैसे बना, इसके लिए कितने लोग विवाद किए, कितने लोग आगे कदम उठाए, ये सारे हमें कहाँ से पता चलता है? तो इतिहास पढ़ के। और तो इतिहास में क्या होता है कि उसके बारे में जितना भी होता है सच्चाई लिखने का बात किया जाता है, और क्या क्या घटना हुई थी, उसकी क्या बनावट थी, और कौन से समय में क्या हुआ था। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। फिर है, इतिहास में इतिवृत्त होता है, घटनाएं होती है और तथ्य होते हैं, किंतु यह सब मिलाकर भी इतिहास नहीं होता है। क्या बोला जा रहा है कि इतिहास में इतिवृत्त होता है, घटना भी होता है उसमें, और तथ्य भी, मतलब कि बातें भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि यह सब मिलाकर इतिहास नहीं होता। फिर भी ये सारे बातें को मिलाकर भी वो इतिहास नहीं बन सकता है। इतिहास चाहे वह किसी साहित्य का हो या फिर किसी देश का, केवल तथ्यों से नहीं बनता, बल्कि उसमें तथ्यों से अधिक महत्व व्याख्याओं का होता है। मतलब इतिहास तभी बन पाएगा अगर कोई घटना ही है या कुछ भी है, तो वो इतिहास हमारा नहीं बनेगा जब तक हम उसके बारे में व्याख्या नहीं करेंगे, पूरे डिफ्लेशन में उसका हर चीज़ नहीं बताएंगे कि उसका कितना, कौन से समय में हुआ था, कौन से महीने में, कितना ईस्वी में वो घटना हुई, उसकी सच्चाई क्या थी, उसकी बनावट क्या थी। ये सारे चीज़ का जब तक हम अच्छे से उल्लेख और व्याख्या नहीं करेंगे उस टॉपिक का, तब तक वो हमारा इतिहास नहीं बनेगा। ये चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि भले कोई पॉइंट हो या कोई तथ्य है, कोई बात है कि हाँ फलना दिन में ऐसा कुछ हुआ था, तो नहीं, फलना ढकना से बात यहाँ नहीं चलने वाला है। पूरा क्लियर में आपको इतिहास में चर्चा करना होगा कि कब हुआ था, कितने समय में हुआ था, कि कौन सा महीना था, सारा चीज़ जितना हो सके। अगर महीना आपको नहीं मिल रहा है तो कम से कम आपको ईस्वी बताना होगा, एग्जैक्ट कौन सा ईस्वी था। ऐसे आपको अनुमान लगा के सारा चीज़ को व्याख्या करना पड़ेगा, तब वो जाके हमारा इतिहास बनता है। फिर है, इतिहासकार एडवर्ड हॉलेड कार ने अपनी पुस्तक इतिहास क्या है में इस संबंध में माना है कि कोई भी इतिहासकार अपने इतिहास संबोध के आधार पर ही तथ्यों का चयन और विवेचन करता है। दार्शनिक मिशेल फूको ने इतिहासकार के दृष्टिकोण के, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इतिहासकार, कौन इतिहासकार? एडवर्ड हॉलेड कोई इतिहासकार है, लेखक है। वो कार ने अपनी पुस्तक इतिहास क्या है, उनकी एक पुस्तक है इतिहास क्या है, किनकी पुस्तक है? तो एडवर्ड हॉलेड कार की, ठीक है। उन्होंने क्या बताया है कि मैं इस संबंध में माना है कि कोई भी इतिहासकार है जो इतिहास को लिख रहा है, अतीत को लिख रहा है, बता रहा, बुक लिख रहा है या कुछ भी लिख रहा है, तो वो इतिहास संबोध के आधार पर ही तथ्यों का चयन और विवेचन करता है। तो वो क्या करता है कि जो भी इतिहास लिख रहा है, अतीत लिख रहा है, तो किस तरह का लिखता है? जो इतिहास संबोध हो, जो इतिहास से संबंधित हो, जिसमें सारा चीज़ व्याख्या किया हो एक एक चीज़ का, और उसी के आधार पर वो क्या करता है? अपने बातों को, अपने तथ्य को, अपना जो पॉइंट होता है उसको वो चुनता है, चयन करता है और उसके बारे में चर्चा करता है। फिर है, दार्शनिक मिशेल फूको ने इतिहासकार के दृष्टिकोण के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इतिहास की वस्तुनिष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। समान अर्थों में इतिहास अतीत में घटित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण होता है। क्या बोला जा रहा है कि समान अर्थों में, मतलब आप आसान तरीके से समझ सकते हैं कि इतिहास वह है जिसमें अतीत में जो पहले मेरा बीता हुआ जो है, उसमें जो घटित राजनीतिक कोई भी घटना, राजनीतिक नेता ये मतलब देश में क्या क्या हुआ, ये सब, सामाजिक जो हमारे समाज में होता है, और आर्थिक जो खुद का एक आर्थिक गतिविधियाँ होता है, जैसे कोई भी चीज़ में दाम बढ़ गया या घट गया, वो आर्थिक हमारा हो गया। तो वो सारे चीज़ों का जो हमारा अतीत में है विश्लेषण होता है, उसके बारे में विस्तार से बताया हुआ रहता है। फिर है, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार, किनके अनुसार? नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार घटनाओं के वास्तविक क्रम को घोषित करने के लिए इतिहास शब्द का प्रयोग
होता है। क्या बोला जा रहा है कि मतलब कि नलिन विलोचन शर्मा जी है वो इतिहास को कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि घटनाओं के वास्तविक क्रम को घोषित करने के लिए इतिहास शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो घटना, कुछ भी घटना है, किसी के बारे में भी अतीत लिखा हुआ है पहले कोई भी पॉइंट एक लेके, तो उस घटना के वास्तविक, उसकी सच्चाई के बारे में जब उसमें चर्चा की हो रहती है तो वो हमारा इतिहास शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे। फिर है, इतिहास न केवल हमें अतीत से परिचित कराता है बल्कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का मूल्यांकन भी कराता है। क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में कि इतिहास न केवल हमें अतीत का सिर्फ परिचय नहीं दिलाता है, मतलब पीछे बीता हुआ चीज़ में क्या हुआ सिर्फ उसी चीज़ का हमें जानकारी नहीं देता, बल्कि वर्तमान में अभी जो हमारा जो चल रहा है, क्या हो रहा है, तो उससे हमें मूल्यांकन भी करता है। मतलब कि जैसे हम ही लोग चीज़, कोई भी चीज़ होता है ना कि मेरे मम्मी दादी ऐसे करती थी ये काम, अभी हम लोग ये काम ऐसे कर रहे, तो तुलना करते हैं ना, वो चीज़ को मूल्यांकन करते हैं ना, चुनते हैं कि ऐसे से होता था, ये काम वैसे होता था, वो काम वैसे होता था। तो वही बोला जा रहा है कि अतीत से हमें सिर्फ अतीत की परिचय नहीं मिलती है, मतलब पहले क्या हुआ, क्या घटना हुआ, उसके परिचय नहीं मिलते, बल्कि वर्तमान में हो रही भी जो भी चीज़ है उससे हमें तुलना मिलता है, मूल्यांकन मिलता है, जानने को मिलता है कि अभी कितना आगे हम बढ़े हैं और पीछे हम लोग कितना पीछे थे। तो ये सारी चीज़ों को हमें अतीत के माध्यम से हम लोग अनुभव लगाते कि अभी हम लोग कितना प्रगति किए हैं, आगे बढ़े हैं। फिर है, इसलिए नलिन विलोचन इतिहास के दूसरे प्रचलित अर्थ संसार की घटनाओं या उनके कुछ अंशों के प्रभाव का आलेखन को अधिक उचित मानते हैं। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, ये जो लेखक है नलिन विलोचन, वो क्या है कि इतिहास के दूसरे प्रचलित अर्थ संसार की, मतलब कि एक तो पहला वो शुरू में यहाँ पे आंसर दिए कि अतीत सिर्फ मतलब इतिहास सिर्फ पहले के बारे में हमें अतीत की जानकारी नहीं देता है, बल्कि अभी जो वर्तमान में जो भी हो रहा है उसके बारे में हमें नॉलेज देता है, और अतीत को लेकर और अभी को लेकर हम लोग तुलना कर सकते हैं कितना आगे पीछे हुए हैं ये। और इनका दूसरा अर्थ ये भी है कि संसार की घटनाओं उनके कुछ अंशों के प्रभाव का आलेखन भी है। ठीक है। फिर है, को अधिक उचित मानते हैं, मतलब कि जो घटनाओं का जो उनके अंश का जो प्रभाव पड़ता है उनको वो अधिक उचित मानते हैं इतिहास में। फिर है, इतिहास में अतीत की वास्तविक और यथार्थ घटनाओं और प्रवृत्तियों का वर्णन, विवेचन और विश्लेषण कालक्रम की दृष्टि से किया जाता है। इतिहास के बारे में जब भी कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जो बीता हुआ हमारा इतिहास है, अतीत है, तो उसके बारे में हमें उसकी सच्चाई जानने को मिलता है, उस टाइम कैसे क्या घटना हुई थी, क्या क्या हुआ था, उसकी क्या बनावट थी, वो सारी चीज़ हमें क्या होता है कि कालक्रम की दृष्टि से किया जाता है, मतलब कि उसका कालखंड किया जाता है कि कितना से कितना ईस्वी में ये चीज़ हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो सारे हमको एक एक चीज़, मतलब सारा चीज़ हमें विश्लेषण से पता चलता है। ये नहीं कि सिर्फ एक पॉइंट है उसके बारे में लिख दिया, ऐसे इतिहास हमारा नहीं बनता। इतिहास मतलब आपको प्रूफ के साथ हर कुछ, टाइम, समय सीमा, सारा कुछ, अगर आपको समय सीमा पूरा डायरेक्ट नहीं पता है कन्फर्म, तो फिर भी अनुमानित आपको बताना होता, तभी वो जाके एक इतिहास बनता है। जब भी आप लोग देखिएगा, अगर हम लोग कुछ भी हिंदी में या इतिहास में ही कुछ भी हिस्ट्री पढ़ रहे, तो हमें ज़्यादा ईस्वी वगैरह याद करने को पड़ता है, और लेखकों का नाम, कवि का नाम, क्या नाम था, या ये सारे बातों को बताया जाता है, तभी हम लोग जानते हैं कि हाँ ये इतिहास है। तब हमें इतना सारा जानकारी मिलता है। अगर हम ही लोग कुछ इतिहास लिखना चाहते हैं, मतलब अभी कुछ लिखना चाहते ताकि आगे कोई जान सके, तो हमें भी अभी का डेट लिखना पड़ेगा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एकदम डेट बाय डेट हर चीज़ प्रूफ के साथ लिखना पड़ेगा, ताकि लोग यकीन कर पाए कि हाँ ये सच्चाई था, ऐसा हुआ होगा ये घटना। हम लोग कोई भी कुछ आके बोल देगा तो हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, जब तक कुछ प्रूफ नहीं देगा या उसका टाइम नहीं बताएगा कितने बजे हुआ था या कितना कौन सा महीना था, प्रूफ नहीं देगा, तब तक हमें यकीन नहीं होगा। तो इतिहास वो कैसे बनेगा फिर, जब तक हम लोग यकीन नहीं करेंगे। तो ऐसे होता है। तो अभी तक हम लोग देखें कि इतिहास क्या है, मतलब इतिहास कैसे हम जानेंगे कि इसे हम इतिहास कह सकते हैं, ये सारे बातों को क्लियर किए। अब इस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अपना जो हमारा हिंदी साहित्य है उसके इतिहास में कौन से लेखक ने क्या कहा, कैसे क्या किया, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे अब क्लियर करेंगे। तो चलिए, आपको यहाँ से पढ़ना, ये गुजर कर हमारे सामने आया है, ये उसके ऊपर कुछ खास नहीं था, तो मुझे वो सही नहीं लगा, और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता, तो मुझे जहाँ लगता है कि मेन पॉइंट है जहाँ पे अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा, वस्तुतः हिंदी
साहित्य का अपना इतिहास है। क्या है कि हिंदी साहित्य का जो है वो एक अपना उसका इतिहास है। विद्वान आचार्य द्वारा समय समय पर इसमें अपनी स्थापनाएं दी गई है, जिसे तथ्यों के स्तर पर प्राप्त निष्कर्ष को नहीं बदला जा सकता। मतलब कि हिंदी साहित्य का क्या है वो उसका अपना एक इतिहास है, ठीक है। और फिर विद्वान जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये बहुत फेमस ही लेखक है, सबको जानते होंगे, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आचार्य, वो क्या है कि उनके द्वारा जो समय समय पर इसमें अपनी स्थापनाएं दी गई, जिसे तथ्यों के स्तर पर प्राप्त निष्कर्ष को नहीं बदला जा सकता। यह ना तो उचित और ना ही संभव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व भी अनेक विद्वानों ने इस पर कार्य किया, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में पूर्व से किए गए कार्य के साथ अपने काल की परिस्थिति को समेटते हुए ही हमारे सामने एक विस्तृत इतिहास क्रमबद्ध किया। मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले भी बहुत सारे लेखकों ने इतिहास लिखने का कोशिश किया हिंदी के साहित्य के बारे में, परंतु जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने जितना सुंदर से अच्छे से समय सीमा बांध के लिखा, और इनके इतिहास को लोग ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा सपोर्ट करते, ज़्यादा लोग वोट करते कि ये अच्छा है, ये ठीक से किए हैं। तो इसी वजह से रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य में लिखा गया है, जो क्रमबद्ध किया गया है, काल भाग बांटा गया, उसे ज़्यादातर माना गया, और वही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है। फिर है किंतु आचार्य शुक्ल के इतिहास को लिखे लगभग 90 वर्ष से अधिक हो रहा है। लेकिन क्या है कि आचार्य शुक्ल जी जो इतिहास लिखे हैं हिंदी साहित्य में, उनका लगभग 90 वर्ष से अधिक हो रहा है। फिर तब से आज तक काफ़ी कुछ कार्य हुआ। फिर तब से क्या हुआ कि अभी जो हो रहा है, मतलब आज तक बहुत सारे हिंदी साहित्य में काम हुआ। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, संस्थाओं तथा अन्य स्रोतों से विगत वर्षों में हिंदी साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। मतलब कि रामचंद्र शुक्ल जो लिखे वो तो सही है, वो भी माना गया, परंतु उनके लिखे हुए क्या हो गया कि 90 वर्ष हो गया, बहुत पुराना, बहुत दिन हो गया है। तो उनके बाद भी जैसे कि कोई भी चीज़ कुछ भी करके चल जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि वहीं तक रुकेगा, उससे आगे भी लोग अच्छा करते हैं और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो उसी तरह हमारे हिंदी साहित्य में भी हुआ कि विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, संस्थाएं तथा अन्य स्रोतों से विगत वर्षों में हिंदी साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। मतलब हिंदी साहित्य के बारे में प्रचार प्रसार हुआ, पत्र से, पत्रिकाएं से, संस्थाओं से, बहुत तरह के स्रोतों से हमारा जो हिंदी साहित्य का है वो विकास हुआ, जिसके परिणाम हमें प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं, शोध, आलेखों में प्राप्त होते हैं। खास तौर पर 1980 के बाद इस पर काफ़ी कार्य हुआ, जिसे आधार बनाकर अध्ययन करना आज की आवश्यकता है। यहाँ इन्हीं प्राप्त तथ्यों, तर्कों के आदि पर अध्ययन किया जाएगा। मतलब कि यही सारी चीज़ के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो फिर देखिए लिखा है, वेदकालीन भाषा का संशोधित स्वरूप संस्कृत के स्तर हुआ, किंतु जन साधारण की भाषा प्रगतिगामिनी होकर पाली में परिवर्तित हो गई। क्या हुआ कि वेदकालीन जो भाषा था उसको जो संशोधित स्वरूप संस्कृत में स्थिर हुआ, किंतु जनसाधारण की भाषा प्रगतिगामिनी होकर पाली में परिवर्तित हो गई। पहले क्या होता था कि ज़्यादातर संस्कृत में, ये समय मैथिली वगैरह में लिखा जाता था, तो लोग उसको सरल नहीं मानते। अगर हम ही लोग को भी संस्कृत में मिल जाए, मैथिली में मिल जाए लिखा हुआ, तो हम लोग को बहुत हार्ड लगेगा, बहुत पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि वो भाषा में भी चेंजेस आने लगा। जो पहले वेदकालीन पुराने में जो लिखा गया था उस भाषा में हम लोगों को बदलाव लाना पड़ा। फिर मतलब वो पाली में परिवर्तित हुआ, हिंदी में भी नहीं हुआ है, ठीक है, ये पाली में हुआ। फिर पाली प्राचीन प्राकृतिक का उन्नत रूप था। पाली की परिपक्वता पर लोक भाषा प्राकृतिक फिर आगे चली और 3 धाराओं में प्रभावित होने लगी। मतलब पाली 3 धाराओं कुछ दिन आगे चला, उसके बाद इसमें 3 धाराओं में इसमें भी परिवर्तन आया, जिसमें है पहला प्राचीन, मध्यकालीन और उत्तरकालीन। मतलब कि प्राचीन एकदम पहले बीता हुआ, मध्यकालीन जो बीच का, और उत्तरकालीन मतलब उसके बाद, मध्यकालीन के बाद का। ये 3 भागों में बट गया। फिर है यह साहित्य प्राकृतिक 4 मुख्य भागों में विभाजित हो गई। महाराष्ट्री, सोरसेनी, मागधी और आमागधी, ठीक है। इन प्राकृतों में भी जब गंभीर साहित्य का सर्जन होना प्रारंभ हो गया, तथ्य व्याकरण की श्रृंखलाओं में ये
कस दी गई, तब लोक भाषा की विभिन्न धाराएं जो स्वाभाविक रूप से अग्रसर हो रही थी अपभ्रंश कहलाने लगी। मतलब कि जो पहले जो हिंदी साहित्य था लिखा जाता था उसमें हिंदी की भाषा नहीं, बहुत सारे भाषाएं आए, चेंजेस हुए, पाली, मैथिली, संस्कृत वगैरह वगैरह, जैसे कि महाराष्ट्री, सोरसेनी, मागधी, ये सारे भाषाएं आए। परंतु जब ये क्या हुआ कि जब साहित्य सर्जन होना प्रारंभ हो गया तथा व्याकरण की श्रृंखलाओं में कस दी गई, मतलब जो व्याकरण होता था, जो लिखा जाता था, उसके जो श्रृंखला में है उसमें थोड़ा जोड़ दिया गया, भाषा की विभिन्न धाराएं जो स्वाभाविक रूप से अग्रसर हो रही थी, तब वो क्या कहलाने लगे, अपभ्रंश भाषा कहलाने लगा। फिर है अपभ्रंश के 3 प्रमुख रूप थे, नागर, ब्राचट और उपनागर। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अपभ्रंश के 3 प्रमुख रूप कौन कौन से थे, तो नागर, ब्राचट और उपनागर। अपभ्रंशों में नागर अपभ्रंश अधिक महत्वपूर्ण थी, मतलब अपभ्रंश में जो नागर लोग थे उन लोग को जो है वो अपभ्रंश अधिक महत्वपूर्ण था, महत्व दिया जाता था। फिर है सुप्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने नागर अपभ्रंश को अपनाकर इसकी मान्यता बढ़ाई। फिर जो आचार्य जी थे एक हेमचंद्र जी, वो नागर अपभ्रंश को अपनाकर इसकी जो मान्यता है उसको बढ़ा दिया, आगे उसको सपोर्ट किया। फिर किंतु काव्य क्षेत्र में इसके 2 रूप निर्धारित हुए, डिंगल और पिंगल। फिर काव्य क्षेत्र में क्या हुआ कि नागर अपभ्रंश का भी इसमें भी ये 2 भाग आया, एक हुआ डिंगल और एक पिंगल। फिर है राजस्थान और ब्रज की साहित्यिक भाषा का नामकरण क्रमशः डिंगल और पिंगल हुआ। फिर क्या हुआ कि राजस्थान और ब्रज की जो साहित्यिक भाषा था उनका नामकरण क्या हुआ, डिंगल और पिंगल। यहीं से हिंदी का आविर्भाव हुआ, यहीं से हिंदी का थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, मतलब हिंदी उच्चारण आने लगा। फिर इतिहासकारी ने इसका जन्म विक्रम संवत 700 माना है। ऐसे एक लंबे अंतराल से गुजरती यह भाषा साहित्य अपने बदले कलेवर में प्राचीन को संभाले और वर्तमान को संवारते हमारे सामान है। तो ऐसे हमारा हिंदी भाषा इतना दूर स्ट्रगल किया, मेहनत किया, कवि लोग कितना चेंजेस लाए, हर कोई अपना अपना राय रखा, कितना चेंजेस के बाद आज जाके हमारा हिंदी राजभाषा बना और हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास यही था। इसके आगे बहुत सारा है बुक में, तो उतना आप लोग पढ़ेंगे तो भूल भी जाइएगा। तो इतना इनफ है आप लोगों के लिए, इतना अगर आप समझते, अगर मैं इतना समझाई तो इतना मैं और ज़्यादा समझने का कोशिश कीजिए खुद के भाषा में। जैसे अगर मैं कुछ छोटा सा पॉइंट समझाई अपना भाषा में तो उसको तीर के आपको बड़ा सा करना है अपना भाषा में, उसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। तो वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूँगी और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके मुझे बताइए नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तभी मैं उस वीडियो पे बनाऊंगी जो टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सिलेबस में तो बहुत सारे टॉपिक है। तो अगर आप लोगों को कोई टॉपिक ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो उसी को मैं क्लियर करने का पहले कोशिश करूँगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, तभी मुझे पता चलेगा मैं अच्छा कर रही हूँ या जो भी। अगर कुछ आपको डिफ़ॉल्ट भी लग रहा है, कुछ मिस्टेक लग रहा है तो वो भी बताइए, मुझे बुरा नहीं लगता है। जो भी बस तरीके से बोलने का तरीका सही होना चाहिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है। चलो मैं कुछ मिस्टेक की तो मुझे बताएगा तो मैं उस पर सुधार करने का कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, तभी के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नए अच्छे टॉपिक के साथ।